इस रिपोर्ट में बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जिस पर आरोप लगे थे, जेल में रहते हुए आरोप लगे थे कि उसने एक अन्य गैंगस्टर का इनकाउंटर कराया पुलिस की मदद से। हालांकि भी हाल ही में उस केस से बरी हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम के गैंगस्टर बिंदर गुर्जर। स्वागत है सर हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। धन्यवाद। अभी हाल ही में आपको कोर्ट ने बरी किया है, लेकिन आरोप काफ़ी गंभीर थे। कोर्ट में दलीलें दी जाती हैं और दलीलों में कई बार ऐसे लोग भी बाहर आ जाते हैं जिन पर आरोप बनते हैं और काफ़ी लंबे समय से ये जद्दोजहद जारी थी। 10 साल लंबा ये केस था। 2016 में वो इनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से लगातार परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि फर्जी इनकाउंटर है और बिंदर गुर्जर ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की मदद से उस इनकाउंटर को अंजाम दिया है। साजिश रची थी, करोड़ों रुपए की वो साजिश थी। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर? जो भी था बिल्कुल बकवास और बेबुनियाद बातें थी जिन्हें कानून व्यवस्थाओं का पता नहीं लगता। आम आदमी को कई बार शायद या तो वो ऐसा सोच रहे हो। रही बात संदीप के परिजन हैं, उनका आरोप लगाना, हर जिसका भी परिवार का जाएगा वो आरोप प्रत्योक्ष लगाता है बिना सोचे बिना समझे। उन्हें लगता होगा ऐसा, मगर बिंदर गुर्जर ना तो इतना बड़ा आदमी था कि एक ऐसी संस्था, पुलिस एक संस्थाएं हैं बड़ी, हमारे एक सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है कि पुलिस को खरीद फरोख्त कर सके, और जिसमें कि ऐसे ईमानदार ऑफिसर थे मिस्टर प्रद्युमन सिंह यादव जैसे कि मैं 6 बजे के बाद खाना तक नहीं खाता हुआ आदमी। मेरी कोई औकात ही नहीं मैं उसे खरीद सकूं। ये केस खुद मेरे ऊपर एक ऐसा लगा झूठा। मैं तो जेल में था उस टाइम और इसी यूनिट ने मुझे गिरफ्तार किया था। मैं तो वहीं फरार था इस केस में। अब तो प्रत्योक्ष तो लगते रहेंगे क्योंकि हमारा रास्ता ही बुराइयों का था। कहानी शुरू होते आपके ड्राइवर अशोक मर्डर केस से। वहाँ से ये दुश्मनी एकाएक और तीखी होती चली गई, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। नहीं, क्या कुछ वो मामला था और ये कैसे संदीप गाड़ोली के साथ आपकी जद्दोजहद या फिर जो दुश्मनी थी वो शुरू हुई, रंजिश शुरू हुई? रंजिश कुछ नहीं थी। संदीप भी किसी टाइम हमारा दोस्त था। जेल में झगड़ा भी हुआ तो मेरे को चोट भी लगी थी संदीप को बचाने में। हालात और वक्त ऐसे हो जाते हैं, शायद हमारे अंदर दूरियां हो जाती हैं, वरना तो ऐसा कुछ भी नहीं था। संदीप भी भाई इस लाइन में था, हम भी इसमें थे। एक टाइम हम अच्छे दोस्त भी थे। आप अगर देखो 2002 के करीब मैं संदीप गाड़ोली जो था रेवाड़ी, नारनौल, भिवानी, रोहतक इकट्ठे रहे हैं। एक दूसरे के दुख में भी शरीक रहे थे। ऐसा कुछ मेरे तो कोई ऐसा बयानबाजी नहीं था। जो भी हुआ वक्ती हालात से हुआ। जो भी हुआ मैं जानता हूँ, मेरा ईश्वर जानता है, पुलिस जानती है। पुलिस ने अपनी पुलिसिंग की उस केस में भी। निष्पक्ष मैं अपने घर में बैठा हूँ। मैं अपने की जो मेरा सबसे अजीज है मैं उसकी कसम खा के कह सकता हूँ आज हम केस से भी बरी हो गए। सब कुछ पुलिस ने तो अपनी पुलिसिंग ही की एज ड्यूटी। मगर उस ड्यूटी में जो नुकसान हुआ उनको भी हुआ, मेरे को भी हुआ। गलत फहमियों की वजह से उनको लगा कि मेरा हाथ है। मेरे भाई का मर्डर होना, एक भाई घर से बेघर, मैं जेल में हूँ, मेरे परिवार ने भी उस चीज़ों को झेला है। मैं आज इसको कहने लगूँ ना पुलिस की वजह से हुआ, इससे हुआ, उससे, ये तो बेकार की बात है। सब हालात होते हैं, इंसान कोई बुरा नहीं होता। शायद इंसान के हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी कभी इस तरह के आरोप भी लग जाते हैं। ईमानदार आदमी ने 8-10 साल की जेलें काटी, कोई मतलब कोई था कि पुलिस जेल काटी। उन्होंने अपनी जॉब की, ईमानदारी से नौकरी की। अरे भाई मेरी कोई ऐसी वो ही नहीं थी इस तरह की। मैं तो 8 तारीख को, जैसे आम आदमी को पता लगता है, 8 को ही मुझे पता लगा ऐसे संदीप के साथ। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा आज मेरी हो गई कि मेरी संदीप से थी ही नहीं, मगर ऐसी नहीं थी कि मैं संदीप का इतना वो चाह रहा था या इस तरह का था। मैं तो मुंबई कोर्ट में जाके दिव्या सोनिया से मिला, भैया ये दिव्या है, ये सोनिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी घटनाएं घटी इत्फाक होता चला गया। उनके परिवार को क्या लगा उसमें मैं आरोप यही लगे थे। 8 फरवरी 2016 का वो इनकाउंटर केस है। आरोप यही लगे थे कि दिव्या पहूजा को पुलिस की मदद से आपने उससे मिलवाया और फिर वो कहीं ना कहीं एंगल बदलता चला गया। दिव्या पहूजा की मदद से संदीप गाड़ोली का इनकाउंटर हुआ होटल एयरपोर्ट के अंदर। देखिए भाई मैं तो 2-3 महीने से सेंट्रल जेल में बंद था। हरियाणा पुलिस ने मेरे को अरेस्ट किया था। शायद आपको उस टाइम को पता है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मगर दिव्या कौन है, सोनिया कौन है, ये मेरा ईश्वर जानता है। मैं उन्हें कोर्ट में ही मिला।
मैं उसे मिला ही नहीं आज से पहले। यहाँ पे जाके पता लगा ये पुलिस अपना इन्फॉर्मेंट तैयार करती है, ये तो हर स्टेट की पुलिस करती है। अगर उन्होंने दिव्या या सोनिया को किया या किसी अन्य को किया या कैसे किया, वो पुलिस के अपने सोर्स होते हैं। ये सभी को मालूम है, जो भी थोड़ी कानून व्यवस्था के बारे में जानता है, कि पुलिस के हर जगह में, हर काम में, हर उसको पकड़ने में इन्फॉर्मर की जरूरत होती है। कोई जादू चिराग पुलिस नहीं ले रही, पुलिस ने अपनी ड्यूटी की और आज भी कर रही है। मगर क्या है कि हमारे जैसे लोग ही पुलिस पे उंगली उठाते हैं और हमारे जैसे ही लोग अच्छा और बुरा बताते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ। इनकाउंटर की जानकारी आपको कब और कैसे मिली, कहाँ पे थी उस वक्त आप? मैं जेल में था 8 तारीख को, जैसे आम आदमी को न्यूज़ में पता लगता है ऐसे ही मुझे पता लगा इस केस में। मेरा तो इतना सर। फिर आपका क्या कुछ रिएक्शन था? कुछ नहीं, मेरा क्या रिएक्शन होगा भाई, ठीक है एनकाउंटर हो गया, कोई जिंदा पकड़ा जाता है, कोई मरता है, किसके लिए रोए और किसके लिए रहे। जहाँ हमारी थोड़ी रंजिश होती है तो वहाँ थोड़ी सी आदमी को हैप्पीनेस होती है कि चलो यार एक हमारी दुश्मनी थी। रंजिश थी किस बात को लेकर? क्या कुछ रंजिश थी? क्या कुछ ऐसी बात हुई? जो भी है ये समाज जो गैंगवारियाँ बनाती हैं, हमारी गैंगवारियाँ, या 4 आदमी उनके 4 आदमी हमारे, वो तुम्हारा दुश्मन है। यार भैया हमारी जो संदीप ने ज़मीन में ना घुसा था, कोई हमारे बहन बेटी का झगड़ा नहीं था, हमारे कोई घर का झगड़ा नहीं था। फालतू की बातों में एक दूसरे के बन जाते हैं दुश्मनी। और ये आज का इतिहास गवाह भैया, जब साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे मतभेद पैदा हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे वो थे मास्टर तो आज जिंदा हैं, उसके भाई है, तो यहाँ साथ बैठे उठे हैं, सारी बात है। उन्हें भी पता है कि कुछ जेल में ऐसी घटनाएं घटी जहाँ पे हमने मदद ही करी थी। मगर जैसे भी हमारे ऊपर लगा, कोई बात नहीं भाई, झेला है कोर्ट ने। आपके छोटे भाई पर भी उस इनकाउंटर में शामिल होने के आरोप हैं, हालांकि अभी तक वो फरार हैं, प्रोक्लेंडर ऑफेंडर हैं मुंबई पुलिस के। मुंबई कोर्ट ने उनको भगोड़ा घोषित किया है। काफ़ी लंबे और गहरे आरोप उन पर लगाए गए हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनकी क्या कुछ भूमिका थी, क्योंकि आप तो जेल में थे? क्या मानते हैं कि मनोज गुर्जर की भूमिका थी संदीप गाड़ोली के इनकाउंटर में? देखो भाई, हम आज बरे हुए हैं, महीने 15 दिन में देखेंगे, उसको भी पेश करवाएंगे। फरार तो क्या थे कि हालात कुछ घर के ऐसे थे, बड़े भैया का मर्डर हो गया था, उसको भी अंदर चला जाता तो पीछे मतलब घर में कोई था ही नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था मकसद के फरार रहे। क्योंकि मेरे बड़े भाई पे भी कोई एक भी केस नहीं था, छोटे पे भी एक भी नहीं था। जो भी थी अच्छाई बुराई मेरे अंदर थी, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मेरे गलत रास्ते, मेरे गलत डिसीजन, मेरे परिवार ने उसका भुगतान किया और मैंने भी किया। भतीजा भी आपका जेल में है, वो भी इस राह पे चल पड़ा है। क्या लगता है आपको, क्या सही रास्ता है एकमात्र कि बंदूक उठाना, जैसे आके आपके पीछे रखी हैं, असली हैं कि नकली हैं? ये तो भाई तुम ले जाओ, इतनी मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और मैं असली दिखाऊं, कल पुलिस वाले यहीं पे आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है भैया देख लो, ऐसा तो कुछ है नहीं। और रही बात रास्ते, तो गलती होते हैं। चाहे मेरे भतीजा चला गया, और भतीजा क्या चला गया, मेरे यहाँ रहने से बड़े भाई नहीं रहे उनके पिताजी। तो जब हमारे बड़ों का हाथ नहीं रहता तो बच्चे कहीं ना कहीं बदलों की भावनाओं में और गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। ये सब उसी का हुआ है, और शायद हमारे पापों का भी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हम गलतियाँ करते हैं उसके भुगतान तो हमें यहीं पे भुगतने पड़ेंगे। ये रास्ते जो गलत हैं वो गलत है, इसमें मैं ये कहूँ नहीं सही है, वो मजबूरी में चला गया। ये तो एक बनी बनाई एक बातें हैं अपने को सही रखने की, अपने को सही दिखाने की समाज में कि मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी है गलत रास्ता गलत है, इसलिए हुआ जेल। लॉरेंस गैंग के साथ नाम जुड़ा उसका, आपको पता है इस बात का? भाई मैं तो मुंबई में था, अब लॉरेंस से जुड़ा या किससे जुड़ा, मैं तो अभी जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं मुझे तो अभी पता लगा कि ऐसे नाम जुड़ गया। अगर ऐसा हुआ है, चीज़ों को सही करेंगे, सुधारने की कोशिश है और सुधरेगा भी। एक लड़का है वो, उसके 2 बच्चे हैं, कोशिश करेंगे भाई, सुधारेंगे उसको। क्योंकि अगर ऐसा क्राइम की तरफ भी बढ़ना तो अपनी दुकान चाहे बड़ी थी छोटी थी, अपनी तो थी कम से कम। हम अपनी में भर्ती करते, जब हम ही हाथ जोड़ रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे एक और युवा पीढ़ी ग्रस्त है। आधी ज़िंदगी आपने जेल में बिताई, 1-2 गोली शायद बदन में भी है। क्या उस गोली की टीस चुभती है क्या बिंदर गुज्जर को? भाई टीस गोली से ज़्यादा तो जो हमारे रिश्ते जो हम निभा नहीं सके उसकी चुभती है। गोलियों की क्या चुभेगी, वो तो है ही हम। जैसे कि बेटी की शादी में मेरा ना आना, माँ के दाह संस्कार में ना शामिल होना, जो हमारे ऐसे निजी रिश्ते होते हैं, जो हमारे माँ बाप होते हैं, मगर उनके दाह संस्कार, उनके ऐसे दुख सुख में शरीक नहीं हो सकते। बेटी से ज़्यादा क्लोज रिश्ता नहीं होता। पहली बड़ी बेटी के में भी मैं 8 घंटे के लिए आया था, और छोटी की में मैं आ ही नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब है ये कि ये तो छोटी मोटी जो जख्म होते हैं भर जाते हैं, मगर ये यादें अपनों के बीच में दुख सुख में शरीक ना होना,
ये सब इस रास्ते पे तो चलने कोसा की- क्या बिंदर गुजर ने, गैंगस्टर बिंदर गुजर ने उस वक्त जेल में खुद को कोसा जब बेटी की शादी में शामिल नहीं हो सका, माँ का देहांत हो गया, माँ को कंधा नहीं दे सका, पिता का देहांत हो गया, पिता को कंधा नहीं दे सका, भाई बाप की को भी गोलियों जैसे कि भाई- भाई की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, उसको कंधा नहीं दे सका। क्या अफसोस होता है क्या किसी गैंगस्टर को जेल में रहे, या फिर वही धुन सवार रहती है कि नहीं, इस वर्चस्व की लड़ाई में, इस जंग में मुझे जीत ही हासिल करनी है? देखिए ये कैसी लड़ाई, इसमें जीत तो है ही नहीं। जीतना किस चीज़ से और हासिल क्या है, हासिल क्या है मुझे ये बताओ। मैं तो हर मानो इस लाइन में जो आना चाह रहा है या हैं या मेरे दोस्त हैं चाहे मेरे दुश्मन हैं, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, हासिल क्या है। चलो कल तुम मुझे मार भी जाते तो उससे क्या हासिल है, या मैं किसी को मार देता हूँ उससे क्या हासिल है। जब हम अपने रिश्ते नहीं निभा सकते, हम अपनों के साथ दुख सुख में शरीक नहीं हो सकते, तो मतलब जानवर भी कहीं गमगीन हो जाता है कि यार मेरा मालिक चला गया। हम तो उससे भी गए गुजरे थे, जेलों में पड़े थे, 700 किलोमीटर दूर, 1400 किलोमीटर दूर। बेटी की शादी है तो मतलब हम ये भी शरीक नहीं कर सके, आज बेटी की शादी है। शायद बलीम में मैंने शायद सर थे प्रद्युमन सिंह यादव, वो अलग रहते थे मुझसे पुलिस वार्ड में, मैं अलग था, तो मैं मिला भी नहीं कि किससे शरीक करे यार ये सब चीज़ें। क्या आज क्या हो गया, उससे भी बड़ी घटना है मेरे को, जैसे पेस मेकर लगा, मैं हॉस्पिटल में था। तो मतलब दुख और गम में हम ऐसे थे कि ना मेरे साथ कोई था और ना मैं किसी के साथ था। तो मतलब है क्या क्राइम, क्राइम कोई चीज़ नहीं है। क्राइम लाइन ये भाई जी गिरी, ये फिल्मों में शायद अच्छी लगती है, कुछ आजकल का जो हमारा एक ऐसा ताना बाना सा बनता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ खास तौर पे युवा, कुछ ऐसे एल्बम आ रही हैं, कुछ गाने संगीत, युवाओं को लगता है कि क्राइम लाइन बहुत अच्छी चीज़ है। मगर मैं तो कहता हूँ कि भैया मैं इसमें 30 साल गुजारे हैं, तो अपनी मजदूरी कर लो यार, शाम को अपने घर सो जाना। कितने मुकदमे दर्ज थे आपके खिलाफ, कितने हत्या के, कितने अपहरण के, कितने फिरौती के? मेरे ऊपर करीब 25-30 मुकदमे रहे हैं, जिसमें से 16-17 मर्डर के केस थे। शायद ईश्वर का ये कि आशीर्वाद अच्छा रहा कि कोई रोबरी, बहन बेटी का, छीना झपटी का तो केस रहा नहीं भाई। उठा के देख लो, ये नहीं कि मैं कोई सामने बोल रहा हूँ, कोई इंटरव्यू चल रहा है, सबके सामने है जो भी कुछ है। और बस एक ही खुशी है, जो भी हुआ कभी रात को नींद नहीं टूटी। एक तसल्ली थी कि अपराध भले ही हुआ, मगर कोई ऐसा अपराध नहीं था कि कभी अपने अंदर एक गिल्टी फील हो या अपने आत्मविश्वास को ठेस पहुंचे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। शुरुआत से बात करते हैं। एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसका सपना था आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का, क्राइम की दलदल में धंसता चला गया। पहले फौजी गैंग के कुछ गुर्गों को, कुछ गैंगस्टर को, कुछ शूटर्स को, उसके मर्डर केस में आपका रोल निकल के आया था, आरोप लगे थे आप पर। कैसे ये इस क्राइम की दुनिया की शुरुआत हुई और कैसे वो क्राइम, छोटे छोटे क्राइम करके एक क्रिमिनल गैंगस्टर बन गया, गैंगस्टर बिंदर गुजर बन गया? देखो भाई 96-7 का दौर था, फौजी गैंग हुआ करते थे गुड़गांव में, एक ही गैंग था। तो हमारा तो कोई लड़ाई झगड़े का केस हुआ था। अपना एक रज्जे भाई था, अपना बॉस था, जिसके हम गुर्गे थे। इसे बताने में हमें कोई वो नहीं है कि हम भी गुर्गे रहे थे। पहले हमेशा पार्टी का कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए चद्दरें बिछानी पड़ती हैं, तो हम भी गुर्गे हुआ करते थे। तो बस उसने कहीं मदद की लड़ाई झगड़े में, हमने सोचा यही भाई ठीक है। और भैया हम तो दूध वूध निकालते थे, डेयरी थी, पता नहीं कहाँ से भाई जी बन गए। तो हमारे तो कपड़ों में से भी भाई गोबर की वो आया करती थी। भाईगिरी में एक ही फ़ायदा हुआ, थोड़े से कंपनी के कपड़े वपड़े डालने लगे, जेल में चले गए तो भाईगिरी से थोड़ी अच्छी लगने लगी, क्योंकि उस टाइम उम्र ऐसी थी और डेयरी के काम से तराश थे। पिताजी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे नहीं बोलते थे, क्योंकि पिताजी ड्रिंक वगैरह करते थे। तो हमने तो उस टाइम में सोचा यार यही लाइन अच्छी है, शायद कोई समझाने वाले नहीं था, मैं ये कहना उचित से। मुफलिसी से ये क्राइम तक का सफ़र तो शुरू नहीं हुआ, कहीं कहीं वो गरीबी, कहीं वो मजबूरी, कहीं वो लाचारी, उसकी वजह से तो गैंगस्टर बिंदर गुजर नहीं हो ना। इसमें कोई भी चीज़ शारिक कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा दौर था 95-6 का, मुफलिसी तो थी। मैं ये कहूँ नहीं भाई हमारे तो रजवाड़े ही थे, ऐसा कुछ था ही, ठीक है। हाँ थोड़ा शरारती था, लड़ाई झगड़े कर ले करते थे भाई। वैसे तो मैं शरीफ गली का लड़का था, कोई गली में पड़ोसी भी कहता था बेटा ये सामान लिया, तो मैं भाग के ले आया करता था। मगर ये नहीं पता था क्या बनने वाले हैं। तो
लड़ाई झगड़े के केस हुए, जेल में गए, रज्जे भाई ने मदद की, हम ही भाई जी बन गए। पहला मर्डर शेरू केस मर्डर के आरोप लगे थे, फौजी गैंग। हाँ, उसके बाद जिसका आपने कहा कि मैं गुर्गा था, उसी के मर्डर केस के आरोप लगे आपके ऊपर, रज्जे के। हाँ। वो क्या कुछ कहानी है, क्यों मर्डर करना पड़ गया रज्जे का? देखिए ये गैंग वाली ऐसी हैं, किसी के इतिहास को उठा के देख लो, कहीं ना कहीं मतभेद, कुछ ऐसे क्रियाएं हो जाती है, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि आदमी ना चाहते हुए भी बॉस को मार के ही बॉस बना है शायद। विश्वासघात भी कहते हैं इसको। हाँ, विश्वासघात भी कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे, और हो भी जाते हैं, क्योंकि किसी के साथ तो विश्वासघात हुआ, चाहे मैंने अपनी उसमें सेफ्टी के लिए किया हो, चाहे मेरी कुछ मजबूरियाँ रहा हो। देखिए कोई आदमी किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए कोई बुरा होता है, बिल्कुल बेकार जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अपने अंदर वो ही नहीं है कि मैंने मुझे कोई यहाँ पे हीरोगिरी का भैया शौक ही नहीं है तो ये आज ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे आप कुछ भी किसी भी एंगल से कहो, मगर कुछ हालात ऐसे होते हैं इस लाइन में कि अपने को बचाना है तो किसी को मारना पड़े। एक हत्या ऐसी अपने को बचाने के लिए की आपने, कोर्ट में मर्डर कराया धर्मवीर ओलावासिया का, तमाम तरह के गंभीर आरोप लगे, हालांकि केस दर केस आप रिहा होते चले गए, बरी होते चले गए। हाँ लगे आरोप, गंभीर था, सुनील मलिक था, और बहुत से मर्डर हुए, कहीं ना कहीं तक्ष प्रतोष, कहीं हमारी इन्वॉल्वमेंट थी और कहीं नहीं थी। हमारा बस से बदनाम नाम कुछ ऐसे हो चुके थे, कुछ हुए और कुछ ना हुए, लगते चले गए केस में, तो ये ज़्यादा कहना चाहिए। नहीं, नए नए तौर तरीक़ों से आपने हत्या कराई, जिस तरह के आरोप लगे थे आप पर, कैसे वो दिमाग में साजिशें आती थी कि इसको कोर्ट में मरवाना है, सुनील मलिक को उसके घर के सामने मरवाना है, या फिर और जो रिठोज के अंदर डबल मर्डर हुआ था वहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट निकल के आई? देखो जो आप डबल मर्डर की बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल ईमान से कहता हूँ, मुझे आज वो केस बरी हो चुका है, उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जग्गू वगैरह गैंग हुआ करती थी, वो उठते बैठते थे, उन लोगों ने ऐसा किया, मेरा दुश्मनी का दौर चल रहा था। मैंने आके मेयर साहब को, बत्रा जी हैं आज भी हैं, पूछे जाके आप, उनको भेजा भी था कि मेरी इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मगर कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, कई बार पुलिस अफसर भी हमें उसी नज़र से देखते हैं, क्योंकि हमारे रास्ते गलत थे। वो केस मेरे पे लगाया गया, कुछ हुए और कुछ ना हुए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। फिर हम कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेते हैं, कुछ पाप हमारे ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं चल यार ये नहीं तो कुछ और किया होगा, भाई इतनी सी बात है, वरना। और ये नए तरीके पुराने देखिए, आप जिस भी लाइन में, जिस भी फील्ड में होते हो, उसमें डूब जाते हो, आप भी नई वो करते हो, कहीं से कहीं पहुँचे हो, आज आपका लेवल कुछ और हो जाता है। जब हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं ना, अच्छाई हो बुराई हो, चोर अपने जब चोरी करने जाता है ना, अपना पूरा 100 देता है, तो यार मैं अपना 100 क्यों ना दूँ। राजू सेठी मर्डर केस हुआ दिवाली से ठीक एक दिन पहले, उसके अंदर आप पर आरोप लगे, सीसीटीवी फुटेज में गुर्गे कैद हुए, लेकिन केस में बरी हो गए। केस में बरी हो गए ना उसमें भी? हाँ उसमें भी बरी हैं। उससे क्या कुछ रंजिश थी? भाई उसमें मैं तो कहीं आया नहीं, मेरे को दिखाओ मैं कहाँ पे आया हूँ। अच्छा, PCC में कहीं आया हूँ, मेरे पे कुछ किसी ने मेरे को देखा हो? नहीं, आरोप तो लगे ना, उसके परिवार ने लगाया आप पर आरोप, गिरफ्तार भी हुए उस केस में आप। अरे भाई आरोप तो लगते रहेंगे हमारे ऊपर, आज भी हम तो बॉम्बे थे, यहाँ पे कुछ ऐसे केस हो गए, हमारी बेचारी वो दिव्या थी, उस तक के अभी मेरे ऊपर लगने की कोशिश हुई थी। तो ये तो आरोप, नाम ऐसा है, बुराइयों का नाम है भाई। हम गंदगी के इतने बड़े ढेर हो चुके थे, लोगों को गंदगी ही नज़र आती थी, मगर हाँ अब जो लगे हैं। दिव्या पहुजा की हत्या क्यों की गई थी, क्या कुछ पता है आपको उसके बारे में? आप तो जेल में थे, आरोप भी लगे आपके ऊपर कि बिंदर गुजर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। नहीं वो भी चलो अच्छा हो गया, सामने आ गया, पेपरबाजी तो आपकी मीडिया ने कसर छोड़ी नहीं थी। यहाँ होते बाहर होते तो क्या पता 2-4 दिन अंदर भी रहना पड़ जाता, या कहीं ना कहीं छोटा मोटा भुगतान भी करना पड़ जाता, पर ऐसा कुछ था नहीं। कि दिव्या की भी कुछ महत्वाकांक्षाएँ थी, हमारी नंबरकारी थी, मगर जो भी हुआ वो आपके सबके सामने है। वो नशे की गिरफ्त में थे, जो अभिजीत सिंह था वो भी मेरा दोस्त था, मैं इसको कबूल करता हूँ। दोनों ने ड्रग्स ली हुई थी, शायद ऐसा कुछ हुआ है एपिसोड। और मैं तो मुंबई बैठा था भाई, मेरे को तो जो सुनने में मिला आपके मीडिया के तंत्र द्वारा, जो भी कुछ सुनने को मिला, देखने को मिला, अभी पता लगा अभिजीत वगैरह बाहर है, केस का भी डिसीजन शायद आया नहीं है। तो अब यही से देख लो कि कुछ सच्चे और कुछ झूठे, ये तो लगते रहेंगे यहाँ तो। अच्छा, एक राजनीतिक बात करते हैं। 2 योजनाओं में आप इलाके के पार्षद रहे,
एक बार तो नगर पालिका में थे और पहला जब नगर निगम का 2011 में चुनाव हुआ तब आप पार्षद रहे। आपने 2019 के विधानसभा चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में एक जनसभा के दौरान राजनीतिक मंच से कुछ बात कही थी। उसके तुरंत बाद अगले ही दिन आपको 107, 151 में गिरफ्तार किया जाता है। फिर मुंबई पुलिस को यहाँ इन्वाइट किया जाता है। उसके बाद आपको संदीप बारडोली इनकाउंटर केस के अंदर आरोपी बनाया जाता है। क्या लगता है कि वो बयान जो आपने दिया वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी मुश्किल भरा बयान था, उसी की वजह से आपको 6.5 साल जेल में बिताने पड़े? हाँ, कहीं ना कहीं मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ। 2 बारी पार्षद था। यहाँ की जनता ने कहा भाई मंच पे बोलो, हम बोले। कई बार भूल जाते हैं हम इमोशंस में, पब्लिक के प्यार में कि हम कौन थे। गुजरा हुआ ते कुछ हमारा काला सारा था। मैं भूल गया था कि मैं गैंगस्टर भी हूँ। कुछ बोल गया होगा शायद मैं ज़्यादा, मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था। पार्षद रहा और बीजेपी के खिलाफ बोलना आपको लगता है आपको मुश्किल में डाल गया? देखिए, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ हालात। मैं तो कहता हूँ हर इंसान का एक वक्त अच्छा और बुरा होता है। आज सही पूछे तो आज लग रहा है कि जो भी हुआ अच्छा लगा हुआ। एक हर चीज़ की समय होते हैं। अब इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी करवाई, लोगों ने इंदिरा गांधी जी को ये कहा, संजय गांधी को ये कहा। आज लोग अपने आप ही 2 बच्चे कर रहे हैं, 1 बच्चे कर रहे हैं। उस दिन बुरा लगता था। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक दिन ख़राब लगती हैं और 10 साल बाद वो अच्छी लगने लगती है। जिस दिन हुआ उस दिन तो लगा कि गलत हुआ है, मगर आज लग रहा है कि जो हो गया आज लौट के हम फिर आए हैं। कहते हैं ना कि जो गुजरे हुए अंधेरे होते हैं उनको कौन याद करता है जब हम उजालों की रोशनी में आते हैं। उस दिन तो लगा, और उस दिन भी कुछ ऐसा नहीं था। मैंने तो माननीय है सीएम साहब के बारे में आदरणीय पिता तुल्य शब्दों का इस्तेमाल किया था। मेरी पढ़ी भी होगी, कहीं देख लेना आप। जो भी है, मैंने कोई ऐसे को नहीं बोला, उस दिन भी नहीं बोला, मैं आज भी नहीं बोलना चाह रहा। और राजनीतिक से छोटे मोटे जुड़े हुए थे, इतना बड़ा मेरा कोई कद भी नहीं था कि मेरे से किसी को वो थी। पर चलो जो भी हुआ कोई नहीं, शायद मेरे नसीब में था ये सब चीज़ें। देश में इस टाइम 2 क्राइम के सिंडिकेट चल रहे हैं। एक है लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसके साथ तमाम गैंगस्टर जुड़े हैं, एक है कौशल चौधरी गैंग। बिंदर गुज्जर कौन से सिंडिकेट में शामिल है? अरे भाई तो जग जाहिर है, कौशल चौधरी जी तो कौशल चौधरी है, उनसे रंजिश रखता है तो रखता है ये कौशल चौधरी जाने भाई। रही बात लॉरेंस से ना कभी मुलाकात है और ना कभी फ़ोन पे है। सुनने में आया है क्योंकि हम भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। काफ़ी इंटरनेशनल एक बड़ा नाम है लॉरेंस। तो ठीक है, जैसा उनको लग रहा है, जीवन है, कर भी रहा है। नहीं, गैंगस्टर बिंदर गुज्जर कौन से सिंडिकेट में शामिल है? मैं तो किसी में भी नहीं हूँ फिलहाल, तो बैठे हैं और आगे होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। बहुत हो गया, कोई मतलब क्राइम कोई चीज़ ही नहीं है भाई। अभी कौशल चौधरी है, संदीप वाले हैं या कोई और है, मेरे को सोचते हैं यार मार दें, इसी से मार के हम बड़े बनेंगे, तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। खा वो भी जेल की रहे। कौशल से रंजिश है आपकी? वो रखता होगा भाई, मैं तो रखता नहीं। रखता होगा, और जैसा भी है हर इंसान रखता है कि इसको मारने से हम बड़े बनेंगे। मैं शहर में बैठा हूँ, पहले भी कोशिशें की है, हमें तो 8 गोलियाँ पहले भी मारी थी। हमारे नसीब में होगा तो हम जिएंगे। और रही बात, मैं तो सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी है इस लाइन में, मेरा दोस्त हो या दुश्मन, भाई अगर ये जेल की 6 बजे उठने के खानी है, शाम को फिर बंद हो जाना है, कोई भी आके मैंने तुम्हारे को कुछ कह जाता है, तो उससे कहीं अच्छा है यार अपना समय काट लो। बहुत हो गया, तुमने हासिल क्या किया? चाहे उसमें कौशल है या कोई भी मेरे से रखता है, मुझे तो पता भी नहीं आज की तारीख में कौन दोस्त है और मेरा कौन दुश्मन। मेरा उन सब भाइयों के लिए केवल एक ही कहना है कि भाई हासिल जो अगर कुछ है तो वो मुझे बता दो। रही बात, मुझे तुम्हारा ऐसा ही समझ रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, तुम्हारे किसी धंधे में नहीं हूँ और मेरी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, भाई तुम बड़े बन लो यार। मतलब हमारे को अहंकार ही नहीं मुझे बनना है, तू भाई छोटा है बड़ा है, भाई मेरे से सारे बड़े हो, और क्या चाहते हो तुम? नहीं, मैंने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से क्राइम को कवर किया है, शराब के धंधे में वर्चस्व, सट्टे के धंधे में वर्चस्व और रंगदारी के मामलों में वर्चस्व, तो गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें वर्चस्व की जंग अभी तक जारी है? मैं वही तो बड़ा अच्छा आपने खुद ही एक सवाल का जवाब दिया। देखिए, ये मंडियों से या पैसे उठाना, कोई सट्टेबाजी हो या फ़ोन की धमकी, मैं इस मीडिया के द्वारा पूरे शहर को आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक शहर से 2 आदमी आके
ये कहते बिंदर ने किसी को फ़ोन पे धमकी दी है, पैसे मांगे, किसी के मेरा मानो बाज़ार से किसी का लेना देना, कोई भी चार भाई मेरी कंप्लेंट मेरे सामने ना कहीं भी जाके हमारे यहाँ पर पुलिस महकमे को कर सकते हैं। आपके पास फ़ोन नंबर होगा आपका, आपको दे दें कि बिंदर ने वहाँ पे गलत किया हमारे साथ। तो क्या बिंदर गुज्जर ने 1 दर्जन मर्डर शौक में करा दिए? जब किसी को धमकी नहीं दी, किसी से फिरौती नहीं मांगी, तो क्या शौक में शौक था क्या बिंदर गुज्जर का मर्डर कराना? अगर आपने ऐसा सवाल किया है तो इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि जितने मर्डर मेरे ऊपर लगे हुए हैं, आप एक बार उनका पूरा वो निकाल लो। ना वो व्यापारी थे, ना बिजनेसमैन थे, ना वो शरीफ आदमी थे, अगर सच्चाई पे आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं शहर को अमन शांति मिली होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो, मैंने कोई अच्छा काम कर दिया, मैंने वो भुगता भी है भाई, ठीक है। मगर एक बार जब आपने सवाल किया तो मैंने केवल इसका जवाब दिया। पूरे मेरे केस है ना 302 के, उन पे पूरों को निकालो। अगर एक भी केस ऐसा हो, व्यापारी वर्ग हो, शहरी हो, वो कब्जे के लिए मर्डर किया गया हो, तो मैं इस शहर को, जब मेरे ऐसी कोई भी एक मिल जाए, महकमा कह दे, शहर कह दे, मुझे फिर इस शहर में रहने का कोई हक नहीं है कि मैंने लालच में कोई मर्डर किया। अच्छा, आजकल की युवा पीढ़ी ना, देखिए आपको नहीं, गैंगस्टर कौशल चौधरी को भी अपना आदर्श मानने लगी है, गैंगस्टर बिंदर गुज्जर को भी अपना आदर्श मानने लगी है, गैंगस्टर संदीप गाड़ोली को भी अपना आदर्श मानती थी। तो क्या कुछ कहेंगे? हाँ, लॉरेंस बिश्नोई के भी उसके गुर्गे, उसके आजकल तो गैंग में भर्तियां होती हैं, ठीक है जी। और अब गैंगस्टर जो है ना गैंग के अंदर भर्ती निकाल रहे हैं। तो बिंदर गुज्जर का क्या कुछ कहना है? बिंदर गुज्जर के गैंग में क्या कितने गुर्गे शामिल हैं और कैसे भर्ती करते हैं आप इन गुर्गों की? क्या कुछ शर्तें होती हैं? कितना कुछ पैसा देते हैं उनको महीना? कितने कुछ सैलरी देते हैं आप? देखो, इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप सक्रिय रहते हो क्राइम करना, तो आपको 4 लड़के भी रखने पड़ेंगे। 4 लड़के रखने पड़ेंगे, उनके खर्चों के लिए भी आपको गलत रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे, ठीक है। रही बात जो बड़े सीनियर होते हैं, शायद अंदर से भी क्राइम करवा रहे हैं, नए जाते हैं, ये एक तो आपका मीडिया का प्रचार और ये अखबार, जिस दिन इन भाई लोगों को भाईगिरी के ऊपर ज़्यादा वो ना करेगा, ना इनको हीरो बना के पेश करेगा, तो आधी भाईगिरी तो उधर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अरे भाई, जब थाने में जाते हैं ना, और जब टंगते हैं ना, और जब क्या बताऊं, जो पुलिस की जो 3rd डिग्री होती है ना, उस टाइम जितने भी भाई जी हैं ना, सारे कहते हैं सर जी मर गए, बस अब लास्ट ही कराए। जैसे इनको कोर्ट में पेश करते हैं, कॉलर ऊपर होती है और बड़ी सिगरेट लगा लेते हैं। एक तो कोर्ट में आना बंद हो जाए, इनकी सिगरेटें बंद हो जाए, मीडिया ट्रायल इनके बंद हो जाए, इनको भाई जी बना के पेश ना किया जाए। भाईगिरी कुछ नहीं और गैंगस्टर कुछ नहीं है भाई। पुलिस अपने पे आए ना, ये डायलॉग बाजी नहीं, हकीकत में मैं सुनता था चोरी नहीं हो सकती मंदिर से, झूठा वो सच्चाई है। हम भी अपना हक समझते थे जब हम भोंसी जेल में थे कि फ़ोन वोन करें तो हमारा हक है। तो फ़ोन थे आपके पास? नहीं, मेरे पास थे या नहीं थे, मैं बात को बोल करके नहीं कर रहा। जब सब थे तो हमने भी लिए होंगे, ऐसी क्या बात होगी भाई। मेरा कहने का ये मतलब है कि मुंबई जेल में थे फ़ोन? नहीं भाई, कोई फ़ोन नहीं। यहाँ की जेल में वहाँ की जेल में फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं, जेल जेल होती है। लोकल आप जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, अपनी लोकल जेलों में थोड़ा सा अपना साम्राज्य जमा लेते हैं, लेना देना करके। कुछ अगर प्रशासन स्ट्रिक्टली हो, ईमानदारी से अगर काम हो, तो हर जेल एक सी है। जेल सुधार गृह कहते हैं उसको। कोई सुधर के भी निकलता है क्या वहाँ से? आज जो हालात पुलिस ने किए हैं तो शायद सुधर के आ जाएंगे। मैं देखो क्राइम में रहा हूँ, मैं आज एक मीडिया के द्वारा एक कहना चाहता हूँ महकमों को कि अगर जेल प्रशासन ये जितने भाईगिरी लोग आते हैं ना, इनको हाई रिस्क में रखे, आम आदमी से मिलाने ना दे जाए, उसी दिन आता है क्राइम ख़त्म हो जाएगा। और जो सच्चाई जो पुलिस में होती है वो इन नए नौजवानों के सामने आ जाए, आधे उस दिन छोड़ जाएंगे भाई क्राइम। ये तो प्रभावित का है, पहले कोर्ट में लाते थे, मैंने सुना शायद कम कर दिया। तो एक मीडिया में आना, ये सिगरेट लगा लेते थे भाई, भाईगिरी भैया कोई भाईगिरी ना होती, ठीक है। वहाँ पे 7 दिन आराम से बैठना पड़ जाता है, चाय और सिगरेट की इंतज़ार करनी पड़ जाती है। 6 बजे जेल में खुलता है, 6 बजे बंद हो जाता है। झाड़ के रोटी खानी है, अब वो सुविधाएं ख़त्म हो गई हैं। पहले तो भोंसी जेल में लोग यहाँ पर छोटा मोटा क्राइम करके रुकते थे, फ़ोन मिल जाए। अब रुक लो ना भाई, अब कोई नहीं रुकता। बिंदर गुज्जर सुधर गया? कोशिश है, मैं तो देखो एक सुधार की कोशिश कर रहा हूँ। एक शैतान इंसान क्या बन नहीं सकता। मेरा आप दोबारा शैतान नहीं जागेगा? मेरा अगला सवाल यही था, क्या बिंदर गुज्जर का दोबारा शैतान जाग सकता है क्या? दोबारा उस
क्राइम की दलदल में जाएगा रविंदर गुज्जर? देखो एक हालात कैसे भी रहे हों। एक खून होता है गर्म, 35-40 साल तक आदमी के अंदर एक जोश होता है। और आज मेरी 50 साल उम्र है, 2 बेटियों की शादी की है। शादी में हम शरीक नहीं हो सके, बड़े भाई नहीं रहे, माँ बाप चले गए। मतलब और हमें क्या हासिल करना है, और हासिल हुआ क्या? घर में मानो आज मेरी भाभी है, मैं एक पारिवारिक बात भी बता रहा हूँ, हर उस क्रिमिनल के लिए कि ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। एक दिन हम जिनके लिए जीते मरते हैं और एक दिन वो तुम्हारे लिए दुआ मरने की करने लगे, उस दिन तो क्राइम छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? भले ही मेरा घर का मुद्दा है, मैं मीडिया में कह रहा हूँ कि एक दिन तुम्हारे अपने भी तुम्हारे लिए दुआ करने लगे ना, फिर छोड़ दो यार, न देखें। और हाँ, परिवारों को क्या कुछ भुगतना पड़ता है, गैंगस्टर्स के परिवारों को, जिस तरह से महिमा मंडन किया जाता है। आपके आजकल रील्स चल रही हैं, और आजकल एक और दौर बदला है। मेरा आखिरी सवाल है ये कि हत्या कराने के बाद सोशल मीडिया पे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो गैंगस्टर बिंदर गुज्जर भी क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है? क्या सोशल मीडिया चलाते हैं क्या, या रील डालने का शौक है बिंदर गुज्जर को भी? जैसे तमाम लोग आजकल देखने को मिल रहा है कि नीरज भवाना जब जेल में जा रहा है तो ऐसे ऐसे चलना, और जो है ना बहुत सारे पुलिस के लोग उसके पीछे, और ऐसे ही महिमा मंडन तमाम गैंगस्टर्स का किया जाता है। जो छोटे छोटे क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनका किया जाता है, जो छोटे छोटे क्राइम के शूटर्स हैं उनका किया जाता है। देखो, मैं इसी विषय में पहले भी बोल चुका हूँ, जिस दिन महिमा मंडल बंद हो जाएंगे ना, आधे तो क्राइम की कमर टूट जाएगी। और भाई मेरे को तो फ़ोन करना और काटना आता है, जो कुछ पुलिस वाले भी जानते होंगे, कुछ मेरे अजीज दोस्त भी जानते होंगे, हज़ारों लोगों से मिलते, सबको ही पता है इस विषय में। एक कोई चला रहा है, मेरा कोई बना रखी है, क्या बोलते हो उसको तुम भाई, वो पेज बना रखा है, उस पर आता होगा। बिलीव मी, मेरे को तो करना ही नहीं आता, और मैं पसंद भी नहीं करता कि यहाँ पर मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो, कि है क्या, हम हैं क्या, मुझे ये बता दीजिए, क्राइम है क्या, आपका परिचय क्या है? मैं तो मतलब ये कहता हूँ कि हमारा एक गैंगस्टर का परिचय क्या है, उनके बच्चे उनका क्या परिचय थे? मैं तो इसको एक शर्मनाक सी बात मानता हूँ। ठीक है, कोई अगर बच्चे अगर क्राइम को आइडियल मान रहे हैं तो या तो उनकी परिवेश में कमी है, या संस्कार अच्छे नहीं है, शायद युवा से इस बात के लिए खिलाफ होंगे या कुछ भी होंगे, मुझे कोई उससे वो नहीं है। मगर सच्चाई ये है, क्राइम कोई चीज़ नहीं है, कम खा लो, अपने घर में रहो मेरे भाई। जो चीज़ें हमने झेली है, मैं तो आपको मैं किसी और की नहीं कह रहा। देखो, अधूरा ज्ञान होता है जिस चीज़ का ज्ञान ना होना, और अधूरा ज्ञान और भी मुश्किल करता है। चाहे मुझे क्राइम का ज्ञान है मगर पूरा है। 25-30 साल जिसने निकाले, जिसके माँ बाप गए हों, भाई का हत्या हो गई हो, बेटियों की शादी में मैं शरीक नहीं हो सकता, मतलब ये कोई जीवन नहीं है किसी भी तरह का। वो राह पे चलता है जो मतलब कि जो नथिंग, जो लास्ट आदमी है ना, वो भी हमसे अच्छा है। और जेल में, थानों में जब जाते हैं ना भाई, ये जितने भी इनको मतलब मैं क्या कहूँ, जब ये रिमांडों पे होते हैं ना, अहंकार मचता है। ये तो जेल की कुछ पॉलिसियाँ, जेल के कुछ लूज सिस्टम बाईजीगिरी को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस दिन ये सख्त हो जाएंगे, और प्रशासन अपने जो से मैंने आज देखने को मिला गुड़गांव में, इस तरीके से अगर कमर तोड़ता रहा क्राइम की, क्राइम कोई नज़दीक नाम भी नहीं लेगा। इससे पहले मैं देखता था 500-200 बच्चे बाइक पे आ जाते थे, मैं उस गैंग का, मैं फलाने गैंग का, आज लेके दिखाओ नाम। तो प्रशासन ने एक अच्छी मुहिम चलाई है इसमें, चाहे कभी हमारे साथ की या हमारे लड़के या कोई है भी, असल में तो मेरे साथ कोई ऐसा गैंग है ही नहीं, वो आई गई बातें हो गई। एक गैंगस्टर ने ना, एक विदेश में बैठा गैंगस्टर है, उसने आरोप लगाया कि पुलिस का और गैंगस्टर्स का नेक्सस है, डीगल इलाके के अंदर फाइनेंसर काम कर रहे हैं, पुलिस वालों का पैसा लग रहा है, आईपीएस स्तर के जो एसपीएस स्तर के अधिकारी हैं उनका पैसा लग रहा है। तो गैंगस्टर बिंदर गुज्जर क्या समझता है कि ये आरोप सही है क्या? आपके दौर में भी इस तरह की चीज़ें रही हैं क्या, या आज के दौर में भी ये नेक्सस चल रहा है क्या? देखो, जो भी पुलिस ऑफिसर या इस तरह के हैं, मुझे नहीं लगता ये बातों में किसी भी तरह का दम है, क्योंकि इतनी मदद मिलती है पुलिस की। जिस तुम्हारे नेचर अच्छा है, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तो तुम्हें 4 जूते ना मार के चाय पिला दी जाएगी और इज्जत से कोर्ट में पेश कर देंगे। अब तुम ये कहो कि पुलिस तुम्हारे को 302 के एलआर में उकसाते भी है, पैसा भी लगा रहे हैं, ये भी है, इतना खुला क्राइम। मतलब देखो, मैं तो 8-10 साल में तय हूँ, अब इस 10 साल में कुछ बदल गया हो तो है, पर मेरा दिल कहता है कि इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती, पुलिस की इतनी वो नहीं होती। कुछ चंद आदमी गलत हो सकते हैं, उससे तुम पूरे महकमे को, इस संस्थाओं को ख़राब नहीं कह सकते। मैं भी चंद ईमानदार आदमियों से मिला हूँ, मतलब कि उनके ईमान को तुम खरीद ही नहीं सकते, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये चीज़ें गलत है। और मैं तो गुजर के आया इन चीज़ों में, मैं क्या कुछ गलतियाँ होंगी, हमारे साथ भी हुई हैं,
मगर फिर हमने सोचा कि हम भी तो इतनी बड़ी गंदगी के ढेर हो गए थे, थोड़ी गंदगी और लगी तो कोई बात नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो ये मेरे साथ गैंगस्टर बिंदर गुज्जर हैं। बहुत सारे तीखे और बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जो कि यहाँ के आसपास के लोग जानने की कोशिशों में थे कि कैसे एक गैंगस्टर का जीवन शुरू होता है, कैसे एक छोटे से क्राइम में धंसने के बाद एक वो छोटा क्रिमिनल बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, कैसे एक गैंग में काम करने वाला गुर्गा कैसे एक गैंगस्टर बन जाता है, और गैंगस्टर जब जेल में बंद होता है कैसे अपने परिवारों के प्रति जो सुख होता है दुख होता है उसमें शरीक नहीं हो पाता। फिर वो तरसता है उन चीज़ों के लिए जिन्हों की गलतियों के तहत ये सारी चीज़ें तमाम होती हैं, और वही गलतियां कहीं ना कहीं ऐसे गैंगस्टर को जन्म देती हैं। हालांकि अभी फिर से ये गलती करेंगे या नहीं करेंगे इसका जवाब तो नहीं दिया बिंदर गुज्जर ने, लेकिन सवाल ऐसे बहुत सारे हैं जो अनसुलझे हैं और पूछे जाने बाकी हैं। फिर किसी एपिसोड में आपके सामने उन सवालों को ज़रूर पूछेंगे। हरियाणा तक की कोशिश यही रहती है कि तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दों से आपको रूबरू कराए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।